पाकिस्तान इस वक्त जिस खित्ते में हम लोग सांस ले रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो हमारे हमसाया ममालिक की सूरत हाल है उससे किसी तरह भी हम लोग अपनी नज़रें झपका भी नहीं सकते और किसी तरीके से भी अपनी तवज्जो किसी और जानिब मबजूल भी नहीं कर सकते। ईस्टर्न बॉर्डर से मुसलसल हमले का ख़तरा बरकरार है क्योंकि रोज़ाना उनकी हुकूमत इंडिया की एक उठता है बंदा और बयान देता है कि संदूर ऑपरेशन जारी है और अफ़गानिस्तान के रास्ते जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो भी रही है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ जुड़ता भी इंडिया के साथ है। उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है अजय उनके वो जो देवल की स्ट्रेटजी है उसका मेन सेंट्रल पिलर यही है कि अफ़गानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान और केपी के अंदर दहशतगर्दी जितनी फैलाई जा सकती है फैलाई जाए। अब ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल का जो हमला हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के चारों तरफ सूरत हाल बहुत अबतर है, लेकिन इसको तो हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। एक और जो चैलेंज है पाकिस्तान के लिए इस वक्त, पाकिस्तान इकनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे पास एक तगड़ी मजबूत फ़ौज मौजूद है जो इंडिया के साथ जंग जीती हुई है। अफ़गानिस्तान को वो सबक सिखा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए। ईरानियन बॉर्डर को वो अच्छे से सेफ गार्ड कर लेंगे, लेकिन एक चैलेंज ये है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक वल्नरेबिलिटी ख़ास तौर पर हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, डॉलर का ना होना, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस 84-85 डॉलर्स पे ब्रेंट चला गया और जो उसके ऊपर फोरकास्ट ये है कि ये $100 से $120 तक जा सकता है। ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया उससे प्राइसेस में अपटिक बरकरार रहेगी और वो नीचे आने का इम्कान नहीं है। इसी तरीके से जो RLNG की सप्लाई कतर के रास्ते जो गैस जाती है यूरोप के लिए उसकी कीमतें पहले को 50% ऊपर चली गई हैं और उन्होंने क्योंकि प्रोडक्शन को अपनी फ़िलहाल फ्रीज़ किया है तो बाकी जगहों पे भी पाकिस्तान पे भी उसकी पिंच आने वाले चंद दिनों में ही आना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के पास लंबे चौड़े स्टॉक्स भी नहीं है, बहुत लिमिटेड स्टॉक्स हैं। हम तेल आता रहता है और जलाते जाते हैं, लंबे चौड़े हमने स्टॉक फाइल्स रखे नहीं हैं। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में पहले जो 7 माह या 8 माह के नंबर्स हैं, फरवरी के एंड तक के जो नंबर्स हैं, उसमें पाकिस्तान की बरामदात पिछले साल की निस्बत भी मज़ीद गिर गई हैं। ये मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, गुड्स की एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैपेसिटी क्या है? पाकिस्तान से बरामदात बढ़े और पाकिस्तान से रिमिटेंस भी आती है, इन्वेस्टमेंट भी आए और ये सारे पैसे मिलकर हमारी ज़रूरियात पूरी कर दें। लेकिन अगर बरामदात मुसलसल पिछले साल से भी नीचे जा रही हैं तो फिर क्राइसिस लाइक सिचुएशन बनना शुरू हो जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का बढ़ना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे ये ईरान वाली सिचुएशन इंटेंसीफाई होगी, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो पाकिस्तान के लिए करंट अकाउंट के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएंगे। और वो प्रेशर क्या है कि अगर इंटरनेशनल एस्टिमेट्स ये हैं जो $10 इंक्रीज़ है पर बैरल जो अब हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि ये $60 के करीब था, ये $20 ऊपर जा चुका है, $80 $85 पे चला गया। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को 2.5-3 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट तो डेफिनेटली इजाफी इस साल बुक करना पड़ेगा जितनी प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं। तो इसका हल क्या है? हल फौरी तौर पर तो एक क्राइसिस ये होगा कि अबू धाबी और UAE वाले हमसे पैसे मांग रहे हैं। $2 अरब उन्होंने हमारे पास रिजर्व्स में रखवाया हुआ है और उन्होंने बहुत इस दफ़ा तकलीफ दे सूरत हाल किया है कि आमतौर पर 1 साल के लिए इंटरेस्ट लेते हैं, फ्री में नहीं पैसे दिए हुए, उसको रोल ओवर कर देते थे। अब उन्होंने 60 रोज़ के लिए किया और वो भी हमने हाथ जोड़ के करवाया है कि हमारी IMF का वो रिव्यू चल रहा है, वो रिव्यू पूरा हो जाए उसके बाद इसका हिसाब किताब करेंगे। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली हमारी हुकूमत के लोग भी बहुत सियाने हैं, पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला ने इनको इतनी समझ दे दी है। एक सोलर के लोगों ने खुद से सिस्टम लगाने शुरू किए थे जो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन था। 17-18 अरब डॉलर हम ऑयल इंपोर्ट का बिल देते हैं और ज़्यादातर वो बिजली की पैदावार में जाता है, बाकी ट्रांसपोर्ट में जाता है। तो बिजली की प्रोडक्शन का कम से कम वो एक नेमुल बदल ये था कि लोग अपने पैसों से पर्सनल सेविंग से 15-20 लाख एक घर सर्व करता था और घर में सोलर लगा लेता था। उतनी उसकी बिजली की ज़रूरियात कम होती थी और बिजली की ज़रूरियात कम होने का इनडायरेक्ट मतलब यह है कि उतना आपका ऑयल या कोल इंपोर्ट का बिल कम होता है। तो वो जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी इन्होंने चेंज की है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने और वज़ीर एनर्जी ने, तो इनको कुछ अकल करनी चाहिए। अगर ख़ुद अकल नहीं है तो कम से कम ये लॉन्ग टर्म जो इनका प्रोजेक्शन है ऑयल इंपोर्ट की और कोल इंपोर्ट की उसको ही सामने रख लें। कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर दानिशमंदी नहीं चाहिए, तो इनको इसको प्रमोट करना चाहिए बजाय इसके कि उसको रोक दिया। अभी सिर्फ इस क्राइसिस को ईरान वाले को सामने रखें तो 2-3 अरब डॉलर इजाफी का एक गैप पैदा हो गया जो इनको दोबारा से मोबिलाइज़ करना पड़ेगा। मोबिलाइज़ हम कैसे करेंगे? फिर जाएंगे चाइना से, सऊदी अरब से, कतर से, UAE से, इनके आगे हाथ फैलाएंगे कि हमारे सेंट्रल बैंक में $2 अरब रख दो, क्योंकि बरामदात पाकिस्तान से बढ़ नहीं रही हैं, रिजर्व्स नीचे गिर जाएंगे। तो कुछ खौफ खुदा करें और कुछ अकल की मबनी फ़ैसले करें। ये फ़ैसला ना दुरुस्त था पहले सोलर को चेंज करने वाला, और इस ईरान वाली क्राइसिस के बाद दोबारा नज़र आ रहा है कि हम अपने आप को गड़े की तरफ ले गए हैं। बरामदात इनसे बढ़ नहीं रही हैं, सीधी सीधी बात है। ना इन्वेस्टमेंट आ रही है,
ना आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ आ रही है, ना आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो कुछ तो ऐसा करें कि हम इकनॉमिकली भी वाइबल रहें। दूसरा प्रोग्राम का जो टॉपिक है उसी की तरफ वापस आते हैं। आज इसहाक डार साहब ने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर के अंदर दो बड़ी पते की बातें की हैं। एक तो उन्होंने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो मैसेज था ईरान को दिया, वो पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील के हवाले से। सऊदी अरब के ऊपर जो ईरान ने हमला किया उसको गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि गुरेज इसलिए करना चाहिए था, ईरान के साथ बहुत जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई है। आयतुल्लाह खामेनाई की जो शहादत है पूरी दुनिया उसके ऊपर दुखी है। लेकिन जो सऊदी अरब के हरमैन शरीफैन की मुस्लिम दुनिया बशमूल ईरान, उनकी दिलों में जो कदर मंजिलत है उसको सामने रखते हुए सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट है, और उस डिफेंस पैक्ट की रोशनी में डार साहब ने क्या कहा, सुनिए। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया जो लीडरशिप में है ईरान में, कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल फ्री यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी ये काउंटर अटैक फौरी तौर के ऊपर इन पे ना होता तो हम इनको भी साथ खड़ा करते और एक जॉइंट वॉइस हमारी होती इसराइल और अमेरिका के इस एक्शन के खिलाफ। हम अकेला मुल्क है जिसने कंडेम किया ये जो हमला हुआ, वो वही रिपीट थी जो पिछले साल 13 जून को हुआ। पाकिस्तान अपना जो जिम्मेदारी है वो उसको निभाया भी है और इंशाल्लाह निभाएगा भी। बैक डोर में रह के हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत की हैं। पाकिस्तान तो दिलो जान के साथ जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है उनके साथ खड़ा है और पूरी कोशिश कर रहा है। ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा मुसलमान भाई है। नेतन्याहू पिछले 12-14 साल से पूरी दुनिया को और अमेरिका को भी ये चूरन बेच रहा है कि ईरान एटमी हथियार बनाने वाला है। अभी हमला ना किया, पिछले 12 साल की उसकी स्टेटमेंट है, पूरा उसका सीक्वेंस है। हर साल वो यही जाता है, जब जाता है अमेरिका या कहीं और, वो नाम लेकर कहता है कि ईरान एटमी हथियार बनाने वाला है। एक इंटरव्यू के अंदर उसने ईरान और पाकिस्तान दोनों का नाम लिया हुआ है कि इनके दोनों के पास एटमी हथियार हैं, दोनों से हमें खतरा है। और अभी जो डार साहब ने आज न्यूक्लियर के ऊपर भी एक स्टेटमेंट दिया है वो भी सुन लें, क्योंकि ओमान की जो पीस टॉक्स को फैसिलिटेट कर रहे थे उनकी जानिब से ये बात की तस्दीक हो चुकी है कि ईरान रजामंद था कि अपने जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं उसको भी कम करेगा, एनरिचमेंट को भी नहीं करेगा, और वो बिलो 4% के ऊपर जो एनरिचमेंट है उसको ले जाएगा, जो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए होती है। डार साहब क्या कह रहे हैं आज पार्लियामेंट के अंदर, इनका बयान सुनिए। जुलाई में मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई सेक्रेटरी रूबियो के साथ, और उस बायलैटरल मीटिंग में मैंने आई टुक अप ईरान का मामला। इशू क्या थी कि जी वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ईरान माना हुआ कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। हम मीडिएट कर रहे थे कि भाई आप बैठ के इस मसले को हल करें, और उनकी रिस्पांस भी पॉजिटिव थी। पाकिस्तान की कोशिश क्या थी कि किसी तरीके से अफाम और तफहीम के साथ ये मसला हल हो जाए। ओरिजिनल उनकी डिमांड ये थी कि किसी किस्म की एनरिचमेंट जो है वो ईरान में नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने आर्गुमेंट किया इनके लिए कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी तो हर एक का हक है, और जीसीपीओ में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने माना था 3.67%। ये मैं पहली दफा ये चीजें डबल्स कर रहा हूं इस फ्लोर पे, क्योंकि मैं समझता हूं कि उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तो दिलो जान के साथ उनके साथ खड़ा है और पूरी कोशिश कर रहा है। जो अमरीकी वज़ीर दिफा हैं हेगसेट, उन्होंने एक बयान के अंदर कहा है कि ये जो मैं उनके अल्फाज पूरे नहीं दोहराता, लेकिन उन्होंने नाम लेकर उनके इस्लामिक जो फेथ है हमारा उसको सामने रखते हुए कहा कि ईरान को कोई हक नहीं है कि ये न्यूक्लियर हथियार अपने पास रखे। लेकिन वली नसर साहब ने एक आर्टिकल है उसको ट्वीट किया अभी से थोड़ी देर पहले, और मैं उस आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ। तो जो एक्सट्रीम किस्म के व्यूज़ हो सकते हैं ज्यूज़ के अंदर और क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसको प्रमोट करते हुए अमेरिकी वज़ीर दिफा वो कह रहे हैं कि ये मार्का हक़ व बातिल है, और बाकायदा जो तैनाती है ट्रंप की उसकी है इसी काम के लिए कि वो पहली लाइट जाके ईरान में दिखाएंगे, जिसके बाद ये मुसलमानों की शिकस्त होनी है। उनके कमांडर्स जो हैं वो अपनी फ़ौजों को यही कह के प्रीच कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में उसका प्रिंट आउट है। तो उस चीज़ को, मज़हब की उस डेफिनेशन को जो उनके ख़यालात के, उनके फेथ के करीब है, उसका सहारा लेकर ईरान के ऊपर अटैक को और वहाँ पे किलिंग को, और एक ऐसे शख्स की शहादत को जिसको मुस्लिम दुनिया में बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, आयतुल्लाह खामेनाई, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ कह रहे हैं ईरान को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो जो प्रोफेटिक किस्म की वो उनके व्यूज़ हैं उसके ऊपर फेथ रखते हुए उसको न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त दी जाए।